अच्छा, ये कल हम पढ़ चुके थे, आप लोग सिर्फ गौर से सुन लो जो आप लोग नहीं आए थे, सही है। हाइपर थायराइडिज्म के डिफिनीशन हमने पढ़ी थी, T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा T3 एंड T4 हार्मोन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन से डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर इसका क्या फंक्शन करवा रहे होते हैं वो हमने पढ़े थे। और उसके बाद डिजीज पे आते हैं कि उसके काजेज, सही है। हाइपर थायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। अंडरलाइंग एथियोलॉजी कौन कौन सी है? फर्स्ट के अंदर हम खास काउंट करते हैं प्राइमरी काजेज और सेकेंडरी काजेज। प्राइमरी काजेज हम उसको कहते हैं जब मसला थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई मसला है, कोई खराबी है, लेट्स सपोज इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई भी मसला है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के अंदर मसला है और T3 T4 हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज है, उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी काज है। और उस हाइपर थायराइडिज्म को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म, क्योंकि उसकी मेन मसला थायराइड ग्लैंड के अंदर है। कुछ को हम कैटेगराइज करते हैं सेकेंडरी काजेज। सेकेंडरी काजेज के अंदर थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होता है, सही है, लेकिन उससे हट के लेट्स सपोज इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मसला है या बॉडी के अंदर किसी और बीमारी है, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन करवाते हैं T3 एंड T4 हार्मोन की। उसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी काजेज है या सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म है। तो कहीं पर अगर बात होती है कि प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म है पेशेंट को, तो आप समझ जाना कि इसके थायराइड ग्लैंड के अंदर मसले हैं। अगर लिखा हो कि सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म, तो ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से हाइपर थायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, ठीक है। प्राइमरी काजेज के अंदर मोस्ट कॉमन ग्रेव डिजीज की, सही है। ग्रेव डिजीज के अंदर क्या होता है कि इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसके अंदर ये वाला जीन म्यूटेंट हो जाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B8। इसके अंदर कुछ जेनेटिक कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से इस वाले जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, सही है। तो इन लोगों के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बनती है, वो किसका काम करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर का काम करती है, सही है। अब वो एंटीबॉडीज जाती है, लेट सपोज के ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर ये TSH हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, सही। अगर वो एंटीबॉडीज आती है और इसको स्टिमुलेट करती है तो क्या होगा, T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, सही। सर्कुलेटिंग में हम चेक करेंगे तो इसकी मिकदार इंक्रीज होगी, ठीक है। आसान है, ग्रेव डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बनती है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ठीक है, तो वो फंक्शन सिंथेसिस हमने बात की थी, फिर क्या होगा, पेरोक्सिडेज थायरोग्लोबुलिन आयोडीन सेल के अंदर आएगा और T3 एंड T4 हार्मोन बनेंगे, सही। सेकंड नंबर पे क्या, मल्टीन्यूडुलर गोटर या टॉक्सिक एडेनोमा, टॉक्सिक एडेनोमा या मल्टीन्यूडुलर गोइटर, ठीक। क्योंकि ये दोनों कैंसर वाली कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड कब हार्मोन सीक्रेट करते हैं, T3 एंड T4। हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, जब TRH आएगा, TSH आएगा और TSH थायराइड सेल को स्टिमुलेट करेंगे तब। लेकिन अगर TSH की गैर मौजूदगी में, लेट सपोज अगर ये थायराइड के सेल्स हो, ये उसके लिए TSH के लिए रिसेप्टर है, सही। TSH आएगा और इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या करेंगे, T3 एंड T4 हार्मोन बनाएंगे, सही। लेकिन अगर TSH नहीं आता और ये वाले रिसेप्टर ऐसे म्यूटेंट हो गया कि ये अपने आप को खुद से स्टिमुलस दे सकते हैं, अपने आप को खुद से स्टार्ट करवा सकते हैं, सही है, उसको हम कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट स्टिमुलेटरी, ऐसी इसके अंदर हम कहते हैं कैपेबिलिटी आ जाती है। ये वाले रिसेप्टर फिर अपने आप को खुद स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट होगा, थायरोग्लोबुलिन बनेंगे, पेरोक्सिडेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, आयोडाइड फॉर्म फास्ट काम कर रहा होगा और T3 एंड T4 हार्मोन बनेंगे। इसके अंदर क्या खराबी आ जाती है, TSH हार्मोन रिसेप्टर म्यूटेशन आ जाती है। वो रिसेप्टर ऐसे म्यूटेंट होते हैं, वो खुद से अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, उसको TSH की जरूरत नहीं होती। वाइल नॉर्मल T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए TSH आएगा, उस रिसेप्टर को मैसेज या सिग्नल देगा, तब जाके T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। उससे क्या होता है कि लीड टू T3 एंड T4 यानी हाइपर थायराइडिज्म, सही। मोस्ट कॉमन काज प्राइमरी के अंदर ग्रेव डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अलावा अगर किसी को सिंगल एडेनोमा होता है, कैंसर होता है, सही, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिक एडेनोमा। उसके अंदर भी ऐसा होता है कि TSH रिसेप्टर अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा होता है, T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा होता है। अगर मल्टीपल ऐसे न्यूडल्स हो, सही, उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूडुलर ग्वाइटर। उसके अंदर भी क्या होता है कि TSH रिसेप्टर ऑटो स्टिमुलेंट ऑटो पे आ जाते हैं, अपने आप को खुद से स्टिमुलेट करते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। फिर सेकेंडरी काजेस के अंदर नंबर फर्स्ट पे हम इसकी बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन काज पिट्यूटरी एडेनोमा है।
अगर इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कैंसर है और वो ज्यादा से स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा टीएसएच बनेगा, तो वो आएंगे थायराइड ग्लैंड के पास, ज्यादा से ज्यादा T3 एंड T4 बनेंगे, लीडिंग टू हाइपर थायराइडिज्म। क्योंकि ये मसला थायराइड ग्लैंड का नहीं है, इंटीरियर पिट्यूटरी का है, थायराइड ग्लैंड से हट के है, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज सेकेंडरी काज। सेकंड नंबर पे बीटा ईसीजी, ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा से इसकी सिक्रीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन कुछ केसेस के अंदर, जैसे मूलर प्रेगनेंसी है या कोरियोनिक कार्सिनोमा है, उसके अंदर बीटा ईसीजी की मकदार इंक्रीज हो जाती है। जब बीटा ईसीजी की मकदार इंक्रीज हो जाती है तो ये T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन करवाती है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन दे रही होती है कि T3 एंड T4 हार्मोन ज्यादा से ज्यादा बना दो। सही, तो इस तरह बीटा ईसीजी भी लीडिंग टू हाइपर थायराइडिज्म। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर हम थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करें, वो स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को कि सारे थायराइड के फॉलिकल्स, लेट्स सपोज इसको देखें, अब ये वाला एरिया, ये सारे फॉलिकुलर सेल्स है, अगर हम इस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, सही है, तो ये हार्मोन कहाँ आएंगे, सर्कुलेशन में। सही, ये बाहर आएंगे सर्कुलेशन में, लेकिन ये ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म काज करते हैं, फॉलो बाय क्रॉनिक हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि अगर इस सेल को हमने डिस्ट्रॉय किया तो हार्मोन, अब अगर हम बात करते हैं एंटी TPO यानी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ की या एंटी थायरोग्लोबुलिन की, तो जहाँ पे एंटी TPO या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटी TPO हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस के अंदर बनते हैं और ये थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेट्स सपोज ये सेल है, इसके एपिकल मेम्ब्रेन वाली साइड पे वो प्रेजेंट होता है, और जब इसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो हार्मोन इसमें से बाहर आ जाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन इसमें भी ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म फॉलो बाय हाइपोथायराइडिज्म। या अगर हम एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो ये किस कंडीशन के अंदर बनती है, पोस्टमार्टम थायरोइडाइटिस के अंदर, यानी अप टू 1 ईयर आफ्टर अगर डिलीवरी फीमेल को हाइपरथायराइडिज्म रहता है, सही, या थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो उसके अंडरलाइंग काज एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि पोस्टमार्टम थायरोइडाइटिस काज करते हैं, और वो भी लीड कर रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म। अब अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, सही, तो कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड के सेल्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन होती है, और हम स्पेशली कैटेगराइज करते हैं सब एक्यूट ग्रेनुलर थायरोइडाइटिस, जिसके अंदर T3 एंड T4 की मकदार इंक्रीज होती है। नाउ ड्रग्स इंड्यूस हाइपर थायराइडिज्म, अमाइड्रोन और लिथियम। अमाइड्रोन ड्रग्स हम किस में देते हैं, कोई बता दे मुझे कि अमाइड्रोन ड्रग्स हम किस में देते हैं, ये ज़्यादातर हम किस कंडीशन में देते हैं, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स है, वेंट्रिकुलर टिकेकार्डिया के अंदर हम ये मेडिसिन देते हैं अमाइड्रोन, जो लीड कर रहा होता है T3 की प्रोडक्शन बढ़ा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स है, इसको हम कहते हैं कि दीज आर मोर स्टेबलाइजिंग एजेंट, और ये हम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देते हैं, स्पेशली प्राइमरी बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, जहाँ पे मूड एलिवेटेड होता है, मीन्स के मीनियक प्लस डिप्रेशन का वो एपिसोड इसके अंदर आते हैं, तो कभी पेशेंट मीनिया में चला जाता है और कभी मूड उसका एलिवेट होता है, और कभी वो होपलेस सैडनेस के शिकार होते हैं और हेल्पलेसनेस के शिकार होते हैं, तो उसको हम लॉन्ग टर्म्स के लिए लिथियम मेडिसिन पे रखते हैं। अगर हम उसको लिथियम मेडिसिन पे रखते हैं तो लिथियम की वजह से वो इंड्यूस कर रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म की तरफ पेशेंट चला जाता है, क्योंकि ये 1 या 2 बार यूज़ करने से पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में नहीं जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए अमाइड्रोन या लिथियम मेडिसिन कोई ले रहे तो वो लीड करता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी T3 एंड T4 की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है। मोस्ट कॉमनली हम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर यूज़ करते हैं, और उसके अंदर क्यों, क्योंकि उसको हम बाइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बाइपोलर मोड होते हैं, मीन्स कि या तो मीनियक या डिप्रेस। अब अगर हम आयोडीन इनटेक की बात करते हैं, जिन लोगों के अंदर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो, उनको अगर ग्रेव डिजीज़ हो, सेकंड नंबर पे मल्टी न्यूडुलर ग्वाइटर हो, या टॉक्सिक एडिनोमा हो,
ये वाले लोग क्या होते हैं कि दीज आर हंगर फॉर द आयोडीन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कंडीशन के अंदर भी एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं, और वो हार्मोन किस चीज़ से बनते हैं वो हमें पता है कि वो आयोडीन से बनते हैं। तो जब इन लोगों को हम आर्टिफिशियली आयोडीन दे रहे होते तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव मकदार में T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं, जो कि लीड कर रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म। इसलिए हम स्पेशल सा नाम दे रहे होते हैं, और उसको हम नाम देते हैं उस फेनोमेना को जिसके अंदर एक्सेसिव आयोडीन की इनटेक पेशेंट ले, या हम दे दें और पेशेंट को ग्रेव डिजीज़ या मल्टीन्यूडुलर ग्वाइटर हो, या उस पेशेंट को टॉक्सिक एडेनोमा हो, तो उसकी वजह से उस पेशेंट के एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन बन जाते हैं, और उसको हम नाम देते हैं, स्पेशल नाम हम उसको दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं जोड बेस डेव फेनामिना। रिमेंबर, आप लोगों ने याद रखना है कि जोड बेस डेव फेनामिना, जिसके अंदर हम आयोडाइड डिफिशिएंसी वाले पेशेंट को आयोडीन देते हैं, और वो लीड कर रहा होता है एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन को। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशिएंसी को अगर हम आयोडीन दे दें और उसको साथ में ग्रेव डिजीज़ या मल्टीन्यूडुलर ग्वाइटर हो या टॉक्सिक एडेनोमा हो, तो वो उस पेशेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थायरोक्सिन टेबलेट की या थायरोक्सिन हार्मोन की, अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो और वो एक सिंथेटिक थायरोक्सिन हार्मोन की टेबलेट लें, तो सम टाइम वो एक्सेसिव डोज या ज़्यादा डोज लेने की वजह से वो हाइपरथायराइडिज्म में चला जाता है। एक्टोपिक की अगर हम बात करें, एक्टोपिक सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन प्रोडक्शन, तो ओवेरियन कैंसर के अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि ये ओवेरियन कैंसर वाले जो नॉर्मल ग्रोथ होते हैं, इससे T3 एंड T4 हार्मोन की सिक्रेशन हो रही होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड भी नॉर्मली सिक्रीट कर रहा होता है और यहाँ से एक्टोपिक भी सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो T3 एंड T4 हार्मोन की ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सही। नेक्स्ट के अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिशियस हाइपोथायराइडिज्म। प्रैक्टिशियस हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है जिस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता, लेकिन उसको वो हम काउंट करते हैं कि दिस इज कॉल्ड पेक हाइपोथायराइडिज्म। मीन सम टाइम लोग वेट लॉस करने के लिए क्या करते हैं कि T3 एंड T4 हार्मोन की इनटेक लेते हैं। जब एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन की इनटेक लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे वेट लॉस हो जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उससे फास्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में उनका T3 एंड T4 का मकदार इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो दीज आर द लीस्ट कॉमन काजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, और इसको हम सम टाइम काउंट करते हैं कि दीज आर द सेकेंडरी एक्स्ट्रा T3 एंड T4 हार्मोन ले रहे हैं लीडिंग हाइपरथायराइडिज्म। काजेस आसान है, प्राइमरी काजेस है, सेकेंडरी। प्राइमरी काजेस के अंदर ग्रेव डिजीज, मल्टीन्यूडुलर ग्वाइटर, टॉक्सिक एडेनोमा, सही, और इसके अंदर मोस्ट कॉमन ग्रेव डिजीज जो अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है, सही, ऑटोइम्यून डिजीज के से हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनती है, और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर मोस्ट कॉमन काज पिट्यूटरी एडेनोमा है, ठीक। सेकंड नंबर पे बीटा इंसिडी, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर, जैसे याद कर लो एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज अगर बनती है, जिस तरह हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर ये बनते हैं, एंटी-थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज अगर बनती है तब भी T3 एंड T4 का मकदार इंक्रीज हो जाता है। क्या ड्रग्स अमेड्रोन, लिथियम, ये दोनों ड्रग्स याद रख लो, इसको समटाइम्स हम डॉक्टर लिखते हैं ड्रग इंड्यूस हाइपरथायराइडिज्म, तो आप समझना कि बॉडी के अंदर कोई मसला नहीं है, ये या अमेड्रोन या लिथियम ले रहे हैं जिसकी वजह से इस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है। या आयोडीन इनटेक एक्सेसिव लेंगे तो T3 एंड T4 हार्मोन बनेंगे। डोज बेस्ड डेव फेनोमेना हम किसको कहेंगे, जब पेशेंट को इन तीनों कंडीशन के अंदर एक कंडीशन हो, आयोडीन की डिफिशिएंसी हो, हमने आयोडीन दे दिया और उससे T3 एंड T4 हार्मोन का मकदार इंक्रीज हुआ, साथ में फॉलिकुलर सेल की डिस्ट्रक्शन, इसको हम कहते हैं दिस इज डोज बेस्ड डेव फेनोमेना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक ग्रोथ, थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, जैसे ओवेरियन सार्कोमा है, ओवरीज के अंदर अगर कैंसर होता है तो उससे भी T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। और आखिर में ये प्रैक्टिशियस हाइपोथायराइडिज्म याद कर लो कि पेशेंट को होता नहीं है, लेकिन वो वेट कम करवाने के लिए T3 एंड T4 हार्मोन ले रहा होता है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर वेट लॉस होता है, तो प्रैक्टिशियस हाइपोथायराइडिज्म भी लीड कर रहा होता है सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। जी काशिफ सर, ये एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज बनेगी तो ये हाइपोथायराइडिज्म इनिशियली नहीं कर पाता है। सर, जब वो पैरासिटिक एंजाइम डेबिट उसके बाद